आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। बात सबसे पहले किसानों की करेंगे। तमाम दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान लगातार डटे हुए हैं और इस बीच उम्मीदें भी लगातार जारी। उम्मीद क्योंकि आज 2 बजे बहुत अहम बैठक होने वाली है। 5वें दौर की ये बातचीत होगी और बातचीत से पहले किसानों ने भी कह दिया है कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान भी किया जाएगा। इस बीच किसान सरकार के बीच जो 4 दौर की बातचीत हुई थी वो फेल रही। हालांकि दोनों ही पक्षों की तरफ से एक बात जरूर आई कि बातचीत के जरिए ही कोई हल निकलेगा, बीच का रास्ता निकलेगा। तो मांगे पूरी नहीं हुई। 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। इस बीच तमाम बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं अन्नदाता। हालांकि सरकार ने किसानों को समझाने की कोशिश की है कि एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले की तरह ही जारी रहेगा और उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन एमएसपी पर किसान ठोस भरोसा चाहते हैं। तो 2 तस्वीरें। आंदोलन पर लगातार किसान डटे हुए हैं। 10वां दिन है। बॉर्डर्स पर सर्द रातें कट रही हैं। इस बीच 5वें दौर की बैठक आज होने वाली है विज्ञान भवन में। किसान भी कह रहे हैं कि रास्ता निकलेगा बातचीत के जरिए, क्योंकि उम्मीद है उनको सरकार से। आज जो मीटिंग हो रही है उस मीटिंग में कोई प्रावधान निकलने की संभावना तो है, लेकिन जैसे सरकार ने 7 महीने पहले कमियों के साथ जो बिल थी उनको पारित किया, उनकी नीतियों पे आज भी हमें शक है कि वो शायद फार्मूला निकालें। कोई फार्मूले से बात नहीं बनेगी। ये तीनों बिल बहुत ही घातक हैं। तीनों बिलों को रद्द किया जाए। 2 बिल जो तैयारी पे है, एक प्रदूषण का और एक इलेक्ट्रिसिटी का, उनको भी रद्द किया जाए। 5 बिल रद्द करके एक चौथा बिल लाए सरकार जो एमएसपी की पे गारंटी हो। और एक और बात कहना चाहते हैं, सरकार कह रही है दिल्ली में प्रदूषण पंजाब से आता है, 230 किलोमीटर से आता है। हम कहते हैं आज के दिन कौन सी पराली जल रही है, कौन सा धुआं पंजाब से आ रहा है। दिल्ली का प्रदूषण लेवल आज भी बढ़ा हुआ है, जिसके लिए दिल्ली की इंडस्ट्री, दिल्ली के वाहन वो जिम्मेवार हैं। पंजाब के लोग या हरियाणा के लोग जिम्मेवार नहीं। तो ड्राफ्ट के जरिए सरकार को बता दिया गया था। चौथे दौर की बातचीत में आज 5वें दौर की बातचीत है, इस पर नजर है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और किसान संगठनों ने साफ ऐलान कर दिया है कि तीनों कानून वापस लिए जाने तक उनका ये अनशन इसी तरीके से जारी रहेगा। और अगर बात नहीं बनती है तो 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान भी किया गया है। आज किसानों और सरकार दोनों के बीच 5वें दौर की बातचीत होनी है। उससे पहले किसानों का कड़ा रुख भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। किसानों के 40 प्रतिनिधियों ने मोदी सरकार के 3 मंत्रियों से 7.5 घंटे तक बातचीत की, लेकिन बात बनी नहीं। आखिर में बात महज इस पर बनी कि वो फिर से बात करेंगे। शनिवार को फिर से बातचीत होगी और इस बातचीत से पहले दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर महापंचायत में आगे के कदम पर चर्चा हुई। इस बीच किसान नेताओं ने बैठक के बाद आने वाले दिनों में बेहद सख्त कदम उठाने का ऐलान किया। 5 दिसंबर को कॉर्पोरेट घरानों के पुतले फूके जाएंगे। 7 तारीख को मेडल वापस किए जाएंगे। 8 दिसंबर को टोल नाका को किसान फ्री करेंगे। 8 तारीख को ही भारत बंद की घोषणा है। उस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਅਸੀਂ ਬੰਦ कर देंगे। उधर सिंघू बॉर्डर पर बड़ी तादाद में आए किसान जुटे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन किसानों के बीच अपने सांसद डेरेक ओब्रायन समेत कुछ और नेताओं को भेजा और फिर कोलकाता से फोन कर किसान नेताओं से बातचीत की और खुलकर उनके आंदोलन का समर्थन किया। हाँ जी, बोलिए जी। बोलो दीदी। हमारा किसान भाई लोगों ने आप लोगों ने लीड कर रहा है। मैं आप लोगों को सत श्री अकाल कहना चाहूंगी। आप लोगों को हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि किसान का बाप ने आपने आंदोलन जारी किया है। मैंने भी मेरे को जिंदगी में 26 दिन मांगा स्ट्राइक किया था, जब किसान का जमीन फोर्सफुली ले रहा
ये आपका जो मूवमेंट है, आप सोचिए वो हमारा मूवमेंट है, हम लोगों का मूवमेंट है, पूरा हिंदुस्तान का मूवमेंट है। और हमारा बंगाल का जो भी मदद आपको चाहिए, हम भी कौन से इलाके किसान का प्रोग्राम, किसान का समर्थन में हम भी शुरुआत करेंगे। और आप अगर चाहते हैं तो हमारा लोग भी हम भेज सकते हैं आपके लिए। धन्यवाद जी मैडम जी, मैं आपकी ओर से समूचे किसान वीरों को सत श्री अकाल जो आपकी प्रमाण भी करता हूं और उनकी तरफ से आपको सत श्री अकाल बोलता हूं। इसी तरह ममता बनर्जी ने अलग अलग जगहों से आए किसान नेताओं से फोन पर बात की। करीब 4 घंटे तक टीएमसी नेता सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बीच रहे। सबसे बात किया, ममता दी से बात किया और ममता दी उनके बात भी सुना। 4 घंटा मैं थे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से। हमारा जो 100% व्हाट इज आवर सॉलिडारिटी, वी आर विद दिस मूवमेंट। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने किसान आंदोलन के पीछे विपक्ष का हाथ बताया था। ममता बनर्जी ने किसानों को समर्थन देकर उनके आरोपों को सही साबित कर दिया है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि मोदी जी देश को बेचे। इस सिंघू बॉर्डर पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की 12 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। किसानों का दावा है कि अगर बात नहीं बनी तो वो अगले 6 महीने तक आंदोलन की तैयारी करके आएंगे। सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए पानी और जरूरी सुविधाओं का इंतजाम दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इन इंतजामों का जायजा लेने पहुंचे। चूंकि किसान आंदोलन पर पंजाब में कांग्रेस और आप के बीच सियासत तेज है, लिहाजा सत्येंद्र जैन ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। बीजेपी और कैप्टन मिले हुए हैं। जो कैप्टन है मुझे लगता है बीजेपी की तरह से बोल रहे हैं और बीजेपी की तरफ से ही बोल रहे हैं और जो बीजेपी चाहती है उनकी तरफ से वो कर रहे हैं। इस सियासत के बीच किसानों का आंदोलन जारी है और केंद्र सरकार के सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। मौसमी सिंह, अनीशा माथुर और कुमार कुणाल के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। और इन सब के बीच 2 बजे की वो अहम बैठक जिस पर लगातार हमारी नजर भी बनी रहेगी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। चुनाव में बीजेपी को बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन बीजेपी के लिए इस चुनाव के नतीजे दक्षिण भारत में भाग्य के दरवाजे खोल सकते हैं। और इस चुनाव में बीजेपी ने एक बात साबित कर दी है कि उसके लोकसभा और लोकल चुनावों में फर्क नहीं होता। हर जगह वो एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। इलाका टीआरएस का, किला ओवैसी का, लेकिन चुनावी रिजल्ट के परिणामों ने हैदराबाद में बीजेपी की दमदार एंट्री का अध्याय लिख दिया। जो परिणाम सामने आए वो सियासत के मैदान में किसी चमत्कार से कम नहीं। सियासत की जिस जमीन पर बीजेपी के लिए दहाई का आंकड़ा छूना मुश्किल था, उसी सियासी जमीन पर बीजेपी ने असंभव मिशन को संभव में बदल दिया। बीजेपी नंबर 2 पार्टी बन गई, जबकि ओवैसी नंबर 3 पर पहुंच गए। टीआरएस को 55 सीटें मिली, बीजेपी को 48, एआईएमआईएम को 44 और कांग्रेस को 2 सीटें। बीजेपी नंबर 2 पार्टी बन गई। टीआरएस को 99 से 55 सीटों पर सिमटा दिया। हैदराबाद के छोटे इलेक्शन में बीजेपी की ये बहुत बड़ी जीत है। ये गली का चुनाव है, मैं इसे अपने दिल का चुनाव समझता हूं। और मैंने कहा था कि हैदराबाद में भ्रष्टाचार को नस्तो नाबूद करने के लिए मैं हर जगह जाऊंगा। और आज हैदराबाद की जनता ने मोदी जी के कहे हुए विकासवाद पर मुहर लगाई। उनका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके साथ साथ यह भी कहना चाहूँगा कि हैदराबाद में सारे तेलंगाना के लोग रहते हैं और इसलिए सारे तेलंगाना के लोगों ने ही एक इस चुनाव के माध्यम से आने वाले तेलंगाना चुनाव के नतीजों के बारे में स्पष्ट किया है। इस चुनाव में हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि हैदराबाद में अनफॉर्चुनेटली टीआरएस और एमआईएम का गठजोड़ काम कर रहा था। दोनों ने बहुत टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ चुनाव लड़ा। जनता ने दोनों को ही कम करने का काम किया है। हैदराबाद के लोकल इलेक्शन को समझने के लिए आपको 2016 और 2020 के रिजल्ट के अंतर को समझना होगा। 2016 में बीजेपी ने 4 सीटें जीती, 2020 में 48 सीटें जीती। बीजेपी 4 से 48 सीट तक पहुंची, 12 गुना ज्यादा सीटें जीती। बीजेपी मैजिक फिगर तक नहीं पहुंच सकी,
लेकिन टीआरएस और ओवैसी का सपना तोड़ दिया, क्योंकि क्षत्रिय क्षत्रपों को उनके गढ़ में घुसकर सीधी बीजेपी ने चुनौती दी और अपने विस्तार से विरोधियों को बेचैन कर दिया। बेचैनी की वजह योगी का ट्वीट। बीजेपी के रणनीतिकारों ने बड़े बड़े धुरंधरों को चित कर दिया। चुनावी भिड़ंत जबरदस्त थी, मुकाबला सीधी टक्कर का था। रोड़ा बनकर खड़े थे ओवैसी, टीआरएस ने झोंक रखी थी ताकत। चुनावी बिसात पर शह और मात का खेल खेला गया। एआईएमआईएम और टीआरएस ने अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन रणनीति एकदम क्लियर बनाई। दोनों की नीति और नियत स्पष्ट थी। ओवैसी को बीजेपी के हमले से अपने गढ़ को महफूज रखना था, तो टीआरएस को अपनी परफॉर्मेंस को दोहराकर सीटों को बीजेपी की झोली में जाने से रोकना था। 150 सीटों पर टीआरएस ने चुनाव लड़ा, महज 51 सीटों पर एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ा। एआईएमआईएम ने मुस्लिम वोटों को टारगेट किया। 99 सीटों पर बीजेपी वर्सेस टीआरएस की लड़ाई। यहाँ पर ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं ताकि ये जो मैसेज है यहाँ से दिया जा सके कि कितने उत्साह में यहाँ के कार्यकर्ता हैं, और उसी की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। यकीनन आज का दिन बीजेपी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, उसके लिए सेलिब्रेशन का ये वक्त है, और वही सेलिब्रेट करते हुए अपने इस हैदराबाद के बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि आज ये जो उसकी जीत हुई है, इसके जरिए 2023 को कैसे वो सुनिश्चित करती है, दक्षिण के इस दरवाजे के जरिए बाकी राज्यों में वो कैसे पैर पसारती है। हैदराबाद में बीजेपी ने चुनावी प्रयोग किया, तो बीजेपी के प्रयोग के जवाब में एक और प्रयोग किया गया। एआईएमआईएम ने सिर्फ 51 सीटों पर चुनाव लड़ा, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, जबकि 99 सीटों पर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए चुनाव नहीं लड़ा। मकसद था टीआरएस और बीजेपी में 1-to-1 लड़ाई हो। हुआ भी यही, लेकिन बीजेपी का प्रयोग विपक्ष के काउंटर प्रयोग पर भारी पड़ा। 51 सीटों पर भगवा बनाम भाईजान की सीधी टक्कर हुई। वहीं 99 सीटों पर टीआरएस बनाम बीजेपी। 2016 में हुए चुनाव में 2 बड़े प्लेयर ही थे, एक चंद्रशेखर राव और दूसरे ओवैसी। लेकिन 4 साल बाद हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने निकली बीजेपी का भाग्य जाग उठा। लोकल चुनाव में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन। विकल्प के तौर पर हैदराबाद में उभरी बीजेपी। दक्षिण भारत में बीजेपी का गृह प्रवेश हो गया। 2023 का ट्रेलर बीजेपी ने रिलीज कर दिया। हैदराबाद के चुनावी परिणाम का मतलब बीजेपी के लिए क्या है, इसे समझने के लिए आपको कुछ सियासी भविष्यवाणी सुनानी होगी, जो परिणाम से पहले बीजेपी को लेकर की गई थी। ओवैसी ने अपनी सियासी जमीन बचाई, वोटरों पर मजबूत पकड़ कायम रखी, लेकिन बीजेपी से लड़ाई में टीआरएस लड़खड़ा गई। अमित शाह ने भाग्य लक्ष्मी माता से आशीर्वाद लिया था, तो फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी ने भाग्यनगर का वादा किया था। यहाँ पर एक परिवार और उनकी मित्र मंडली को लूट खसोट की आप छूट देने के लिए यहाँ पर एक फिर से उन्हें फ्रीडम देना चाहते हैं, या फिर मित्रों हम सबको तय करना होगा कि हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके फिर से विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाना है, तो हम सबको तय करना है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता? अगर यहाँ पर यहाँ की जनता भाग्यनगर। तो क्या हैदराबाद में जिस भाग्य के भरोसे बीजेपी ने सियासी जंग लड़ी, उसी रणनीति से बीजेपी का भाग्य जाग उठा? आज तक ओवैसी सियासत के मैदान के मजे हुए खिलाड़ी हैं। सियासत का मैदान उनका था, लेकिन बीजेपी ने घर में घुसकर चैलेंज दिया। 150 सीटों में सिर्फ 51 सीटों पर ओवैसी ने सियासी बैटिंग की, लेकिन उनकी टीम का स्ट्राइक रेट सबसे हाई रहा। लोकल चुनाव के नतीजे बीजेपी की लीड पर अब यही कहा जा सकता है कि घाटा टीआरएस को हुआ है और ओवैसी का कुछ नहीं जाता। ओवैसी का स्ट्राइक रेट जबरदस्त है। आंधी आंधी कहाँ आंधी है भाई? अरे भाई तूफान आपके सामने बैठा हुआ है, आप कहाँ आंधी की बात कर रहे हैं? किला बच गया,
लेकिन मुश्किल बढ़ गई। समझो इशारा, भाईजान है किंग मेकर। ओवैसी के सियासी कद और सियासी वजूद की व्याख्या समझने के लिए हैदराबाद का निकाय चुनाव काफी है। सिर्फ 51 सीटों पर ही चुनाव लड़ा, लेकिन ओवैसी का स्ट्राइक रेट वोटरों पर उनकी मजबूत पकड़ का सबसे बड़ा सबूत है। 51 सीटों पर चुनाव लड़ा, 44 सीटों पर जीत मिली, स्ट्राइक रेट 86% से ज्यादा। केसीआर गो हमारे अपोजिट पार्टी के हैं, मगर एक बात मानना पड़ेगा, एक रीजनल फेस है और वो रीजनल फेस आज भी इम्पोर्टेंट है, कल भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और थोड़ा सा अगर वो लोग जो भी उनके चीज़ें सही करना है कर लेंगे तो ही स्टिल वेरी इम्पोर्टेंट एंड आई एम श्योर कि केसीआर जो है वो बीजेपी के ऊपर बहुत बड़े भारी पड़ेंगे आने वाले वक्त में। बिहार विधानसभा में धमाकेदार प्रदर्शन के ठीक बाद ओवैसी ने अपनी राजनीतिक प्लान का ऐलान करते हुए बंगाल तक अपने पैर जमाने की बात कही थी। लेकिन बंगाल में बड़े कड़े इम्तिहान से पहले ओवैसी को हैदराबाद चुनाव में अपनी ताकत दिखानी थी, क्योंकि हैदराबाद ही ओवैसी और उनकी पार्टी से 0 से अब तक के सफर का गवाह रहा है। ओवैसी ने बीजेपी के हमले से अपने गढ़ को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, बीजेपी के वार पर पलटवार किया। 51 सीटों पर चुनाव लड़ा और 44 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी के जबरदस्त प्रचार के बावजूद ओवैसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। चुनावी नतीजों की व्याख्या खुद ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई। इसी में ओवैसी ने आगे का रोड मैप भी बताया कि हमारा ये कांस्टेंट अवाम के दरमियान में रहना, उनसे मुलाकात करना, अवाम को दस्तयाब रहना, या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेसिबल रहना, वो भी हमारी कामयाबी में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। इशारे इशारे में ओवैसी ने सिग्नल दे दिया कि केसीआर के साथ गठबंधन का रास्ता खुला हुआ है, यानी किंग मेकर ओवैसी ही है। यकीनन बीजेपी जीती है और ये अवाम का फैसला है, और हमारी कोशिश ये होगी कि हम जमहूरी तरीके से बीजेपी से मुकाबला करेंगे, और हमको पूरा यकीन है कि इनकी बढ़ते हुए कामयाबी के कदम को इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की अवाम, बल्कि पूरे तेलंगाना की अवाम इसको रोकेगी। हैदराबाद चुनाव के परिणाम के बाद ओवैसी ने आगे की पूरी रणनीति समझाई। जिस भाग्यनगर के भरोसे बीजेपी हैदराबाद में अपना भाग्य खोज रही थी, उसी भाग्यनगर के दांव पर ओवैसी ने योगी को सीधा जवाब दिया था। टीआरएस अभी भी तेलंगाना में रूलिंग पार्टी के साथ साथ एक फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल पार्टी है, और एक तेलंगाना की जो रीजनल सेंटिमेंट है वो उसको रिप्रेजेंट करती है। एक तरफ लोकल चुनाव में बीजेपी का वोकल प्रचार था, तो दूसरी तरफ ओवैसी के सामने प्रतिष्ठा बचाने का सवाल था। ओवैसी ने रणनीति बनाई, फोकस होकर पूरा चुनाव लड़ा, हिंदू दलित उम्मीदवार उतारे, मुस्लिम वोट को एकजुट रखा, भड़काऊ प्रचार से परहेज किया, डोर टू डोर जाकर प्रचार किया, भाग्यनगर को चुनावी मुद्दा बनाया। ओवैसी ने मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर पूरा फोकस किया। चुनावी रैलियों में, चुनावी कैंपेन में ओवैसी स्थानीय मुद्दे से भाषण शुरू करते और मोदी पर खत्म करते। ब्रांड हैदराबाद को बचाने के लिए बीजेपी की जमानत को जब्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और बीजेपी की शिकस्त यकीनी है। अरे तुम नरेंद्र मोदी को बुला के कैंपेन करो, चलो पुराने शहर में देखिए क्या होगा। बुलाओ वजीर आजम को, बुलाओ और कैंपेन कराओ, बताएंगे तुमको ये क्यों बुला रहे हैं लोगों को। बुलाओ, तुम्हारा असल जो चेहरा है, बुलाओ मोदी को, बुलाकर मुकाबला कराओ, लगाओ मोदी की मीटिंग, देख लो कितनी सीट तुम जीतते यहाँ पर। हैदराबाद निकाय चुनाव में ओवैसी की रणनीति काम आई और सीटों का नुकसान नहीं होने दिया, यानी ओवैसी की पार्टी का न तो वोट परसेंटेज गिरा और न ही सीटों के लिहाज से नुकसान हुआ। ये पहली बार था जब ओवैसी को उनके ही गढ़ में बीजेपी ने घेरा था, वरना हैदराबाद के ओवैसी अपनी पार्टी का दायरा बढ़ाने के लिए पैर पसार रहे थे। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और अब आगे ओवैसी की नजर बंगाल पर है। I will speak to my people from West Bengal, and then we'll decide what is wrong in contesting. You must contest election. ओवैसी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है और हैदराबाद में अपनी प्रतिष्ठा भी बचा ली है। ग्रेटर हैदराबाद निकाय के चुनाव परिणाम जो तस्वीर दिखा रहे हैं,
उससे ओवैसी किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। हैदराबाद के लोकल चुनाव में जो भूमिका उभर कर सामने आ रही है उसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM एक किंग मेकर का रोल अदा करती नजर आ रही है। 2016 की बात करें तो ओवैसी की पार्टी के समर्थन से TRS का मेयर बना था और इस बार भी 40 से ज्यादा सीटें जीतकर असदुद्दीन ओवैसी किंग मेकर की भूमिका अदा करते नजर आएंगे। हैदराबाद निकाय चुनाव के परिणाम उन लोगों को सीधा संदेश है जो ओवैसी को वोट कटुआ बताते हैं। ओवैसी राजनीति की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं, जिसमें लोगों को बीजेपी के खिलाफ मजबूत विपक्ष को लीड करने वाला नेता नजर आ रहा है, जो स्पष्ट सोच के साथ लोगों के बीच है। मैं आपके सामने कई मर्तबा पर्टिकुलर आपके तमाम से कहूं कि केरला में और आसाम में मैं नहीं जाऊंगा। ये मेरा एक डिसीजन है और हम उसके पाबंद हैं। हैदराबाद में ओवैसी की पार्टी AIMIM और TRS के बीच निकाय चुनाव में गठबंधन रहा है और बीजेपी को रोकने के लिए एक बार फिर ओवैसी TRS की मदद कर सकते हैं। यानी हैदराबाद निकाय चुनाव के किंग मेकर तो ओवैसी ही है। आज तक ब्यूरो।